Welcome to ConMind. So today we are going to start the second paper of 2019 CDS Elementary Mathematics first part. The test series booklet is now A. Keep this in mind. Earlier we used to do the series booklet of A. But now here we have got the question paper of the soft copy of the series C. So that's why keep this in mind. The questions are the same only, but they are just jumbled, right? Some questions will be first, some questions will be in the last. Okay, all the questions are same. Only the ordering of the questions will be different in the series. So the time allotted is 2 hours. Maximum marks are 100 and per question 1 mark. We are already familiar with the instructions. Now let us move to the first question. Here it says that read the following frequency distribution for two series observation answered the two items. First of all, let us calculate the value of x and y using the formula. First we will add this 20 plus 15 35 plus 10 45. ठीक है, तो 45 plus x plus y is equal to 100. So x plus y is equal to 55, है ना, option A. Now here it says 4 plus 4 8, 8 plus 8 is 16. So 16 plus 2x plus y is equal to 100. 16 plus 2x plus y is equal to 100. So 2x plus y is equal to 100 minus 16 is 84, right? So 2x plus y is equal to 84. Now just subtract both these equations. We will get x is equal to 50, 65, 75, 85. We will get as 29. And we will get y as 55 minus 29, that is 26. ठीक है, तो यहाँ पे जो y आपका जो x है वो 29 हो जाएगा और y 26 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 58. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज वन. मीन इसका निकालना है, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे. अब मीन निकालने के लिए मुझे क्लास वेरिएट चाहिए होंगे, यानी कि इसके मिड पॉइंट चाहिए होंगे, क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट. तो इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 45, इसका हो जाएगा 55. ठीक है, तो अब देखिए समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. ठीक है, 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 30, 300 प्लस 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा 375, है ना, प्लस 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा 350 प्लस 45 इंटू 29 कितना हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 5 4 40 0 9 50 1305 प्लस ये कितना हो जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाई 26, ये भी कर लेते हैं 0 3 33 0 11 0 3 4 1 4 3 0. ठीक है, ये 1430 ये हो गया. अब टोटल कितना, टोटल इसको 100 से कर देंगे डिवाइड, तो 300 प्लस 375 कितना हो जाएगा 675 प्लस 350 कितना हो जाएगा 521025. अब 1305 ऐड करेंगे तो 2330. अब 2330 में 1430 ऐड करेंगे तो 0673 3760. इसको 100 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 37.6. सीधे यही फॉर्मूला लगाना है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो 37.6 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है व्हाट इज द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज टू. हमसे इसका मोड पूछ रहा है, तो मोड पूछने के लिए हमको वैसा क्लास इंटरवल ढूंढना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम हो. मैक्सिमम किस वाले में 58 वाले में, तो उसमें ये वाला क्लास इंटरवल लगेगा. अब फॉर्मूला क्या होता है L प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 अपॉन 2 एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 इंटू सी. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, ये मॉडल क्लास है आपकी जिसमें जिस क्लास में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है. अभी सिर्फ सीरीज 2 की बात करें इसलिए फ्रीक्वेंसी 58 सबसे ज़्यादा इसमें है, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी. मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 40 प्लस एफ एम क्या फ्रीक्वेंसी 58 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास दैट इज 4 अपॉन 2 टाइम्स 58, यहाँ पे 2 एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 इंटू सी. सी कितना हो जाएगा 10. ठीक है, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा आपका 40 प्लस ये आपका 54 अपॉन 116 माइनस 4 कितना हो जाएगा 112 माइनस 26 कितना हो जाएगा 86 मल्टीप्लाइड बाई 10. ठीक है,
इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 243 227, अब ये हो जाएगा 40 प्लस 270/43 है ना। निकालते हैं इसको, यहाँ से कितना आ जाएगा 43 टाइम्स कितना आ जाएगा ये 43 अराउंड 6 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा, ठीक है, जो एकदम नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ, एकदम नियरेस्ट वाला। तो 43 6 258 120 4 3 2 6.2, ठीक है। तो 40 प्लस 6.2 यानी कि 46.2 जो है एग्जैक्ट आपका नियरली इसके अबाउट मोड आएगा, ठीक है। 46.2 के अबाउट मोड आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 46। इसका अप्रोक्सीमेट जो जो मोड आ रही है 46 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, हमसे कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ द कंपनीज एक्स एंड वाई सोल्ड बाई 5 शोरूम्स, है ना। 5 शोरूम है ABCD और नंबर ऑफ स्कूटर्स एक्स एंड वाई इन सर्टेन ईयर बी डिनोटेड बाई S1, यानी कि जो S1 है ये वाला, ये डिनोट कर रहा है x प्लस वाई दोनों के लिए। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ ओनली कंपनी X सोल्ड बाई द 5 शोरूम्स इन द सेम ईयर बी डिनोटेड एज S2, यानी कि ये वाला सिर्फ जो S2 डिनोट कर रहा है वो सिर्फ X के लिए डिनोट कर रहा है। अब हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी Y सोल्ड बाई शोरूम E, number of scooters of company Y sold by showroom E is what percent of the number of scooters of both companies sold by showroom C, यानी कि शोरूम E में सिर्फ Y वाला। तो अगर मैं शोरूम E की बात करूं तो इसका 12% इसका कितना हो जाएगा, तो 64 इंटू 12 है ना। ये जो 12, ये देखिए परसेंटेज में लिखा हुआ है, यानी कि 12% ऑफ 64, तो 12% ऑफ 64 यानी कि 12 इंटू 64 नंबर ऑफ स्कूटर्स बिके होंगे, ठीक है। ये सिर्फ x प्लस वाई का है। माइनस में अगर मैं इसका कर दूंगा तो मुझे सिर्फ अभी y का चाहिए, वो भी e का, तो इसका माइनस इसका करना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस वाई माइनस एक्स करना पड़ेगा ना। तो -8 इंटू 30 ये हो जाएगा, अपॉन में इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ बोथ कंपनीज सोल्ड बाय शोरूम सी, तो 15 इंटू 64, नीचे क्या आ जाएगा 15 इंटू 64, ऊपर 100, तो 12 इंटू 64 -8 इंटू 30 अपॉन में 15 इंटू 64 इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ 64 इंटू 12 कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसा ना करके इसको अब अलग अलग ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 12/15 माइनस 8, तो 30/15 इंटू 8 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा 4/5 माइनस 1/4 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, सॉरी 80 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 55, ठीक है। ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे, नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ ओनली कंपनी वाई, तो कंपनी वाई मतलब कि x प्लस वाई माइनस एक्स, तभी तो हमारा y आएगा। अगर मैं इस पूरे में से x प्लस वाई में से x घटा दूँ तभी तो y आएगा, इसलिए मैंने क्या किया, और पहली बात तो ये परसेंटेज में दिया हो, तो 12% ऑफ दिस नंबर दैट विल बी इक्वल टू दिस नंबर, तो x प्लस वाई आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन ओनली ऑफ x इंटू 100, ठीक है। Number of scooters of both the companies sold by showroom B is what percent more than the number of scooters of company X? Both the companies sold by showroom B. Both the companies sold by showroom B is equal to 21% of 64. That is 21 into 64. Is what percent more than the number of scooters of company X sold by showroom A? 24 into 30. So minus 24 इंटू 30, ठीक है, अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा आपका 24 इंटू 30 इंटू 100, ठीक है, तो ये -1 में जाएगा, और 21 इंटू 64 अपॉन 24 इंटू 30 -1 इंटू 100, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 3, यहाँ से जाएगा 10, यहाँ से जाएगा 16, और यहाँ से जाएगा 6, फिर यह आ जाएगा 8, 56 अपॉन 30 -1 इंटू 100, ठीक है, 26 अपॉन 30 इंटू 100, तो 260/3, कितना परसेंट आएगा, 3 8 24, 20 3 6 18, 2/3%, तो 86 2/3 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी वाई सोल्ड बाय द शोरूम्स A, C एंड D। तो देखिए
अब एवरेज नंबर ऑफ निकालना है ए, सी और ई का। कहने का मतलब है 19 इंटू 64, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हिंदी वाले में भी लिखा होगा, ये देखिए कहाँ गया, हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमसे बोल रहा है कि ए, सी और ई का एवरेज नंबर निकालना है। हमने बोला कि भाई सिर्फ वाई का निकालना है, ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका एक्स प्लस वाई का था और ये वाई का था, तो क्या करना है, इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 19 इंटू 64 माइनस 24 इंटू 30, ये निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 64 इंटू 19 आपका हो जाएगा 6 3 57 4 6 6 11 1216, तो 1216 माइनस 720 कितना हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, तो 496 हो गया, ठीक है। माइनस अब प्लस ए का हो गया, सी का निकालते, सी का कैसे निकालेंगे, 15 इंटू 64 माइनस 20 इंटू 30, 15 इंटू 64 निकालते हैं, अब कितना आ जाएगा, 0 2 32 4 6 960, 960 माइनस 600 360 प्लस 360 प्लस ई की बात करें तो 12 इंटू 64 768, 8 इंटू 30 240, माइनस करेंगे 240 इसमें से कितना आ जाएगा, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ शोरूम वाई का चाहिए, तो x प्लस वाई माइनस एक्स, तो 8 2 528, यहाँ पे 528 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 1 2 प्लस 1 3 9 18 5 6 7 8 13, तो 1384 डिवाइड बाई 3 3 6 18 है ना, तो ये हमारा कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर। देख लेते हैं कितना जा रहा है, 3 4 12 118 6 18 3 1 3 1/4, तो 461 1/4, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 461 1/3, सॉरी 461 1/3, इसको आंसर लगा देते हैं यहाँ पे 461 1/3, ठीक है। लास्ट वाले सवाल पे आते हैं इसी पार्ट का, क्या बोला हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ बोथ द कंपनीज सोल्ड बाय शोरूम ए एंड टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी एक्स सोल्ड बाय शोरूम बी एंड डी टुगेदर। सोल्ड बाय शोरूम ए, तो शोरूम ए ने कितना किया, अभी अभी हमने यहाँ निकाला था, शोरूम ए ने टोटल कितना लगाया था, ये वाला 19 इंटू 64 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये 1216, तो 1216 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना था, फिर से देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी एक्स सोल्ड बाय शोरूम्स बी एंड ई टुगेदर, तो बी और ई में 18 और 8 वाला सिर्फ काम आएगा क्योंकि ये सिर्फ एक्स के बारे में बात कर रहा है इसके लिए, तो 18 इंटू 30 प्लस 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 26 दैट इज इक्वल टू 780 है ना, माइनस 780, तो 6 3 4 436 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, 436 जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, द डाटा शोज दैट इंडियन रोड्स आर टर्निंग डेडलियर ओवर द ईयर्स, ठीक है, ओवर द ईयर्स इंडियन रोड्स में डेथ ज़्यादा हो रही हैं एक्सीडेंट्स के कारण, साइकिलिस्ट बन रहे हैं, पेडिस्ट्रियंस एंड बाइकर्स। क्या बोल रहे हैं हमसे भाई, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ पेडिस्ट्रियंस किल्ड पर डे इन द ईयर 2017, तो हमसे पूछा एवरेज नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस किल्ड पर डे इन 2017, ठीक है, तो 2017 में पेडेस्ट्रियंस इतने मरे थे, पर डे में कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाई 365 कर देंगे तो हमको पर डे का आंकड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो जब मैं 365 को से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 5 टाइम 5 2 2 3 8, कितना हो जाएगा ये 0 2 2 7, ये हो जाएगा 6, तो नियरली अबाउट 56 के आसपास ये आ रहा है, ठीक है। 6 हो जाएगा ये 0 3 9 3 2 1, तो ऑलमोस्ट एकदम नियरली 56.0 को कुछ अप्रोच करेगा ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 56.04, ठीक है।
अब हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन द पेडेस्ट्रियंस फेटेलिटीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2014 टू 17। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग 2017 माइनस 2014 सब्ट्रैक्शन लेंगे, फिर इसका रेशियो ले लेंगे, ये जो डिफरेंस आया, और फिर किस में से कंपेयर करना है हमको, 2014 में से, इसको 100 से कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 1233 डिवाइडेड बाई 8127 कितना होता है, यही सब कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी होगी। तो मान ये 6 बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 81911317, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 0 पॉइंट। फिर यहाँ पे कितना जाएगा पॉइंट में, ये आपका कुछ जाएगा 6, ये भी वही 6 बार जाएगा। फिर ऑलमोस्ट जो है वही आपका 5 के आसपास कुछ जाएगा, 6.5 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और वहाँ पे ऊपर से 10 भी मल्टीप्लाइड है, तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 65% के अप्रॉक्सीमेट बन रहा है ना। 65% अप्रॉक्सीमेट जो है आपका, जो बन रहा है वो 66% हो जाएगा, 65 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। मतलब कि 60 वही आपका कुछ यहाँ पे 66 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका, 66.45। तो उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 66 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बाइकर्स किल्ड डेली इन द रोड एक्सीडेंट्स इन द ईयर 2017। अब एवरेज नंबर ऑफ बाइकर्स की बात करें तो इस नंबर को हम 365 से डिवाइड कर देंगे, तो कर देते हैं 365 डिवाइडेड बाई 48746, तो ये एक बार जाएगा 365 2 2 1 4, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 51911095, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6। अभी कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ऑलमोस्ट है ना अप्रोक्सीमेटली 4 बार जाएगा, तो 0 2 6 2 1 4 है ना। ऑलमोस्ट जो है वही 133 के आसपास कुछ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब वही आपका कुछ 133 या 133.76 के आसपास ऐसे कुछ जाएगा, जो कि नॉर्मली राउंड ऑफ होके 134 हो जाएगा। यहाँ पे इनको बोलना चाहिए था कि हम अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि कैंडिडेट्स इसको एज लिटरल ले लेते कि दैट विल बी आस्किंग द एग्जैक्ट वैल्यू ओनली, तो ऐसा नहीं है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ साइक्लिस्ट किल डेली। अब एवरेज नंबर ऑफ साइक्लिस्ट की बात कर रहा है, तो इसको 365 से डिवाइड कर देते हैं, 355 9, तो कितनी बार जाएगा ये। अब देखिए ये जो नंबर है, अगर मैं इसको 3650 से कंपेयर कर दूं, तो ऑलमोस्ट ये 9.9 समथिंग के आसपास जाएगा, है ना। ये अगर आप इसको करोगे तो 9.8 या 9.9 के अप्रोक्सीमेटली में जाएगा, क्योंकि ये बहुत पास है 3650 के। तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ना तो ऑब्वियसली जो सबसे पास नंबर वाला है सिर्फ 10 आएगा, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a रूट a प्लस b रूट b। अब सपोज हम करते हैं कि हमने a को ले लिया एक्स स्क्वायर, है ना, लेट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे रख के, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 32 हो जाएगी, पहली बात ये इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। अब इसकी बात करें a रूट b की, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 31, ठीक है। यानी कि मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो बच्चे का एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 31 अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बनेगा, दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है। फर्दर इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 32। अब देखिए x प्लस वाई को यहाँ से मैं 31 बाई एक्स वाई रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 31xy, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 31 अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा। अब a प्लस बी हमसे पूछ रहा है, 5/7 a प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
या फिर ऐसे ना करके हम ऐसे भी एक चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं क्या कि एक चीज़ हम यहाँ पे और कर सकते हैं, देख जैसे कि x प्लस वाई का होल क्यूब यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई का होल क्यूब कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका हो जाएगा 32 है ना, प्लस 3 इंटू 31 है ना, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 31, तो 32 प्लस 93 दैट इज इक्वल टू 125। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ से, है ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31/5, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी 5 है और ये आपका 25 है, माइनस 3 इंटू 31/5, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, हमको निकालना क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमको ये निकालना है, तो ये भी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू इसको छोड़ के एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 5 आ रही है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना ही है, माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31/5 इज इक्वल टू 32, सो 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 31 इक्वल टू 32, तो 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 63, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 63, 7 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो वही हमको चाहिए, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अब ये देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स क्यूब को हमको दो चीज़ों में तोड़ना है, कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर यदि कैलकुलेट मैं करूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2√3/2/4 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3/2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 प्लस √3/2 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस √3/2, वाई इज इक्वल टू बाई 4 2 प्लस 2√3 प्लस √3 यानी कि 3√3 प्लस 3, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस 3√3/4, ठीक है, 5 प्लस 3√3/4। तो हमारे पास y आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन, अब सारे इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न सब में वही है, 8 हमको क्या निकालना है 8y स्क्वायर और 20y, यदि हमने एक बार 8y स्क्वायर और 20y निकाल दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 8y स्क्वायर की बात करूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 यहाँ पहले से आएगा तो ये नीचे कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 27, ठीक है, प्लस 30√3, तो ऐसे कितना आ जाएगा आपका 252 प्लस 30√3/2 दैट इज इक्वल टू 26 प्लस 15√3, 26 प्लस 15√3 है ना, ये आपका आ जाएगा 8y स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8y स्क्वायर, 8y स्क्वायर। अब आते हैं 20y पे, तो 20y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 15√3, ठीक है, 25 प्लस 15√3। अब सपोज मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 8y स्क्वायर 26 प्लस 15√3 माइनस 25 माइनस 15√3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। अब मैं 1 में फर्दर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ यानी कि ये वाला, तो 0 आ जाएगा तुरंत, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन बनानी थी, इस इक्वेशन को दिखाना था कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला बात है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। पहली बात एकदम ये रूल एकदम याद रख लीजिए कि द एलसीएम विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय द HCF, एलसीएम विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय द HCF, है ना, किसी भी दो नंबर का एलसीएम HCF हो तो एलसीएम विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय द HCF, या फिर HCF ऑलवेज डिवाइड्स द एलसीएम। तो 12 इनमें से किसको नहीं डिवाइड कर सकता, ऑब्वियसली 80 को नहीं कर सकता, तो ये 80 जो है इसका एलसीएम नहीं होगा। बाकी आप देखो तो 12 60 को डिवाइड कर देगा, 36 को डिवाइड कर देगा, 24 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो 80 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो इस जो एलसीएम है वो 80 नहीं हो सकता। अब देखते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 70 टू द पावर 174 इज 7, देख लेते हैं।
17 की पावर 1 इस 17 की पावर 2 जो आएगा वो 9 आएगा, 17 की पावर 3 आ जाएगा वो 3 आएगा, 17 की पावर 4 जो आएगा वो 1 आएगा, है ना, 7 9 3 1, फिर 17 की पावर 5 फिर से 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब देखिए 174 क्या है, 17 की पावर 176 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 में आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो 17 की पावर 172 होगा वो 17 की पावर 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि इस वाले का यूनिट डिजिट 1 होगा। अब इसमें मुझे 2 बार और मल्टीप्लाई करना है 7 और 7, तो इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 की जगह 9 आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा हमसे कह रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। देख लेते हैं ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8 से, दैट इज डिविजिबल बाई 8, बिल्कुल सही। अब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिविजिबल बाई है 49 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 24, ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 49 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 40, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, तो हमेशा डिविजिबल बाई 8 है, तो हमारा आंसर सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमसे कह रहा है एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मेक्स इट अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे 1 इंटू 3 3, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 परफेक्ट स्क्वायर आ गया। 3 इंटू 5 15 प्लस 1 करेंगे तो 16 परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 5 इंटू 7 35 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। 9 इंटू 7 करेंगे 63, तो उसमें एक ऐड करेंगे तो 64, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कोई भी आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लो, उसका प्रोडक्ट करोगे तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर बन ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, ठीक है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। The rate of interest on two different schemes is the same, rate of interest same है and it is 20%, but in one of the schemes the interest is compounded half yearly and in the other the interest is compounded annually. Equal amounts are invested in the schemes if the difference of the returns after 2 years is 482. Then what is the principal amount in each scheme? अच्छा देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, P 1 प्लस R बाई 100 की पावर N माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं डिफरेंस इन ऑफ द रिटर्न्स ऑफ 2 years इज 482। वन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस 10 बाई 100 हो जाएगा, इसकी पावर अब 2 years है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा, राइट। और ये आपको हो जाएगा -1, माइनस में P टाइम्स 1 प्लस 20 बाई 100, चूंकि अब एनुअली है तो सेम का सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा, की पावर 4 माइनस 1। इन दोनों का जो इंटरेस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 482 आ रहा है, तो उसको देख लेते हैं। P 11 बाई 4 की पावर 10 बाई 4 माइनस 1 माइनस 6 बाई 5 की पावर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 482। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, हाँ ना, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बेसिकली 12 हो जाएगा। 12, अब इसको 12 भी कर देते हैं ताकि सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हम रखें। 10 की पावर 4, तो 12 की पावर 4 है ना, माइनस 11 की पावर 4 इंटू P इज इक्वल टू 482, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती से 4 आ जाएगा 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे एनुअली किया है, यहाँ तो मैंने 4 इसलिए लगाया क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली था इसलिए 4 आया, लेकिन ये एनुअली है तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। तो फिर से करते हैं इसको, P 11 की पावर 4 माइनस 144, ये आपका 12 स्क्वायर था ना, तो 12 स्क्वायर 144 और 0 0 कर देंगे ताकि 10 की पावर 4 हो जाए, इज इक्वल टू 482, ठीक है। अब 11 की पावर 4 की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए 14641, ठीक है। 14641 माइनस 14400 अपॉन 10 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 482, ये आ गया। अब 1 में से 0 गया 1, 4 में 6 में से 4 गया 2, 241, ठीक है।
241 अपॉन 10 की पावर 4 इंटू पी इज इक्वल टू 482। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 4 दैट इज 20,000 है ना। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। यहाँ पे मैंने गलती से 2 की जगह 4 ले लिया था, क्यों मुझे मतलब मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा था एनुअली। एनुअली में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ ये होता है, आपको एक जनरल फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए कि P1 प्लस आर टी अपॉन 100 इंटू की पावर एन टी। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 हो जाती है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो टी की वैल्यू 4 हो जाती है, ठीक है, सॉरी 3 हो जाती है। यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, राइट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के कैन द एक्सप्रेशन बी रिजॉल्व इनटू 3 लीनियर फैक्टर्स। देखिए इसको बारी बारी ट्राई करते हैं, पर सारे ऑप्शन चेक करके। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो मेरे को एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, x³ माइनस 7x प्लस 6। अब मुझे इसको 3 फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, क्या ये हो पाएगा। एक फैक्टर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, राइट। x माइनस अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 माइनस 6 1 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा, तो x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। यानी कि अब मैं इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ, कितना हो जाएगा x² x³ प्लस x² माइनस, तो माइनस x² माइनस 7x प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, तो आपको हो जाएगा माइनस x² माइनस x, यहाँ कैंसल, यहाँ पे माइनस 6x प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। एक मिनट x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 1 एक फैक्टर होगा ना, हाँ, तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, तो उसको डिवाइड करते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² x³ माइनस x² माइनस 7x प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस x² माइनस x, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा माइनस 6x प्लस 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 6, तो माइनस 6x प्लस 6। यानी कि एक फैक्टर तो ये आया, और दूसरा क्या आया मेरे पास, ये x² प्लस x माइनस 6। तो क्या मैं इसको फर्दर 2 में रिजॉल्व कर सकता हूँ, देख लेता हूँ, और ये फर्दर 2 में रिजॉल्व हो भी जाएगा। कैसे, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3, यानी कि एक x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 1। तो हमने जो पहला ही ऑप्शन लिया था यहाँ पे 0 k की वैल्यू 0 रखने के लिए, उसके पास हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं, x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 0 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन देखते ही हमने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल किया और आंसर आ गया। X, Y, Z start at same point and run. Start at the same point and same time in the same direction to run around a circular stadium. X completes a round in 252 seconds, Y in 308 seconds and 198 seconds. After what point they will meet again? तो LCM लेना है इन सभी का, तो आप इन सब का LCM निकाल लो, कितना हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड से जाके LCM निकालते हैं, कितना हो जाएगा 198 2, ये हो जाएगा आपका 126 154 और 2 9 18 2 9 18, ठीक है। फिर से 2 से निकालते हैं, कितना हो जाएगा 1 113 77 99 3 113, एक मिनट 2 6 12 2 3 63 होगा, सॉरी, हाँ, तो 3 21 77 33 3 7 7 1 7 1 11, और ये हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, 4 इंटू 3 4 इंटू 9 हो जाएगा आपका 36 36 मल्टीप्लाइड बाई 77 2 4 252 4 252 2 7 7 2, तो 2 7 7 2 सेकेंड्स के बाद ये आपस में मिलेंगे। तो अब कितने मिनट्स हो गए, तो उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आ रहा है, 60 4 240 है ना, तो 372 372, तो 6 360 और 372 माइनस 360 12, तो 46 मिनट्स और 12 सेकंड्स है ना, 46 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन का आपसे हमसे एलसीएम पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम जो होता है, अगर सपोज एलसीएम ऑफ हमको ये निकालना है, एलसीएम ऑफ a अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी कॉमा ई अपॉन एफ एंड सो ऑन, तो उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ a कॉमा सी कॉमा ई अपॉन में HCF ऑफ
3,6,9 मतलब B,T,F ये होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम निकाल देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, उसको डिवाइड करना है एचसीएफ के मतलब डिनोमिनेटर के एचसीएफ से, है ना। ये इसका तो एचसीएफ 3 आएगा, सभी को पता है। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 20। आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 20/3। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ द इक्वेशंस एंड हैव अ कॉमन रूट, सपोज दैट कॉमन रूट इज अल्फा, है ना। या फिर यहीं से निकाल देते हैं, x² + 2x + 3x + 6 = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, या तो -2 आएगा या तो -3 आएगा, ठीक है। दोनों यहाँ पे रख के देख लीजिए। सपोज अगर -2 कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 - 2k + 1 = 0। तो 2k = 5, k = 5/2, या तो ये आएगा, नहीं तो आप -3 यहाँ पे रख के देखो कितना आ जाएगा, 9 - 3k + 1 = 0। तो 10/3 = k। तो 5/2 और 10/3 दोनों ही यहाँ पे k की जो वैल्यू है तुरंत सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है 20। क्या बोल रहा है, आई ए लेंट ₹25,000 टू बी at the same time lent some amount to C at same 7% simple interest after 4 years A received from B and C, ठीक है। देखिए A ने B को इतना दिया तो इंटरेस्ट कितना बनता है 4 years के बाद 7% पे 25 × 400 तो ये हो गया 1000, तो ये हो गया 7000। ये किसका बना, बी के साथ, है ना। ये बना बी के साथ। अब ए के साथ सी के साथ कितना बना, उसने सी को भी कुछ अमाउंट दिया, सपोज उसने पी अमाउंट लेंड किया सी को, इनटू रेट कितना है 7/100, इनटू टाइम कितना है 4 years, तो कितना हो जाएगा 25, 7p/25, यानी कि उसको 7p/25 मिला। और इस दोनों का कंबाइंड उसको कितना इंटरेस्ट मिला बाद में 11,200, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4,200, 7p/25 = 4,200, तो ये हो जाएगा 600। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000, यानी कि ए ने जो सी को अमाउंट लेंड किया था वो बेसिकली 15,000 था, ठीक है। A trader sells 2 computers at the same price, marking a profit of 30% on one and a loss of 30% on the other. What is the net loss or profit percent on the transaction? देखिए ट्रेडर जो है 2 कंप्यूटर को सेम प्राइस में बेचता है, सपोज दैट सेम प्राइस 100 रुपए में बेचता है, ठीक है। उसने 100 रुपए में कंप्यूटर को बेच दिया। अभी अगर वो मतलब कैसे बताएं, देखिए अ ट्रेडर सेल्स 2 कंप्यूटर्स एट द सेम प्राइस, और सेम प्राइस है 100 रुपए, उसने एक पे 30% का प्रॉफिट कमाया, है ना। यानी कि 100 - 30% ऑफ 100 70, यानी कि ए का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 70 रुपीज, है ना। और अगर उसने 100 में बेचा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए में उसने एक कंप्यूटर बेचा, प्रॉफिट हुआ 30% का, तो सपोज उसकी सीपी कितनी थी इंटू 100 = 30, तो 100/CP -1 = 3/10, है ना। तो 100/CP1 = 3/10 + 1 दैट इज इक्वल टू 13/10, तो CP1 कितना हो जाएगा 1000/13, है ना। ये आपका CP1 हो गया। CP2 कितना हो जाएगा, CP2 में उसको 30% का लॉस हुआ है, तो इस वाले केस में उसने यहाँ पे CP बड़ा हो जाएगा -100/CP = 30, तो ये फिर से 3/10 हो जाएगा, और ये 1 - 100/CP = 3/10, ये इधर जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 7/10, सो 7/10 = 100/CP 2, CP2 है बेसिकली, है ना। CP2 कितना हो जाएगा 1000/7, CP2 हो गया 1000/7, और CP1 कितना हो गया 1000/13, ठीक है। अब हमको पूछा नेट लॉस कितना हुआ और नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो नेट CP कितना हो गया, CP1 + CP2 कितना हो जाएगा मेरे पास 1000, 1/7 + 1/13,
तो 1000 अपॉन 91 इंटू 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20, है ना। $20,000 बाई 91, ये हो गया आपका नेट सीपी। नेट एसपी आपका कितना हो गया 200 रुपये का, है ना, क्योंकि दो आपने बेचे तो दो आपने सेम प्राइस बेचे, तो एक का 100 है तो दूसरे का भी 100 होगा। तो नेट एसपी कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका हो गया नेट सीपी। नेट एसपी कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो अब देखिए दोनों में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो आपको घाटा हो गया, है ना, आपको घाटा हो गया। तो घाटा कितना हुआ 20,000 अपॉन 91 माइनस एसपी कितना है 200, है ना, अपॉन 20,000 बाई 91 इंटू 100, 91 से 91 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 200 इंटू 91 कितना हो जाएगा, ये तो आपका 20,000 हो गया, माइनस में 18,200, ठीक है। 18,200 अपॉन में 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 1,800 अपॉन 200 कितना आ जाएगा 9%, यानी कि 9% का आपको टोटल लॉस हुआ है। 9% का जो है आपको टोटल लॉस हुआ है। इस मेथड से मैं गया था, अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा फॉर्मूला आता हो तो आप उससे भी जा सकते हैं। फिलहाल जो जो मेरा ट्रेडिशनल मेथड था मैं तो उससे गया, है ना, ताकि आपको एक तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हमने नेट सीपी निकाला, फिर हमने नेट एसपी निकाला एंड देन हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। हमसे कह रहा है कि मंथली इनकम्स of A and B are in the ratio 4:3, if each saves 600, if their expenditures are in the ratio 3:2, suppose 4x A का है और 3x B का है, expenditures are in the ratio Y, तो एक तो हो गया 4x माइनस 3y हो जाएगा 600, और एक हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 600। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। हमसे क्या पूछ रहा है मंथली इनकम ऑफ ए, मंथली इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा 4 इंटू 4x, एक्स की वैल्यू 6 है तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 2400, राइट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। द ट्रेन फेयर एंड द बस फेयर बिटवीन टू स्टेशन इज इन द रेशियो 3:4, यानी कि 3x एंड 4x। इफ द ट्रेन फेयर इंक्रीजेज बाय 20% and the fare and the bus fare increase 30%, and what is the ratio between revised train fare and revised bus fare? तो 3x में जो ट्रेन का था वो 20% से बढ़ा, तो 20% कितना होता है 3x बाई 5, यानी कि 18x बाई 5 हो जाएगा नया किराया ट्रेन का। और बस का कितना हो जाएगा, बस का कितना बढ़ा 30% से, यानी कि 4x प्लस 3/10 ऑफ 4x, यानी कि 40x प्लस 12x दैट इज 52x बाई 10, यानी कि 26x बाई 5। बस का कितना हो जाएगा 26x बाई 5। अब रेशियो उसका निकालेंगे ट्रेन उसका, तो कितना हो जाएगा 2 9s are 13, तो 9/13, ठीक है, 9/13 ऑप्शन नंबर ए। When n is divided by 17 the quotient is equal to 182। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज 175 प्लस द डिफरेंस बिटवीन द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, यहां पे रिमाइंडर आएगा तो क्वोशिएंट क्या है मेरा 182 एंड माइनस रिमाइंडर इज 175, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 182 इंटू 17 4। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो आप पूरा करके भी देख लो 7 5 1 2 2 8 1 4 9 0 3 0 9 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 3101, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज एनफ फॉर 240 men for 48 days. How long will the same stock be last for 160 men? वही सेम फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा 372 days। आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। A hollow right circular cylindrical vessel of volume V whose diameter is equal to its height, है ना। डायमीटर कितना है, डायमीटर होता है r/2, तो r/2 की वैल्यू हाइट के बराबर है, तो r की वैल्यू कितनी है 2h, सॉरी डायमीटर की वैल्यू 2r है, तो 2r की वैल्यू h के बराबर है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी h/2 के बराबर, ठीक है।
is completely filled with water, a heavy sphere of maximum possible volume is then completely immersed in the vessel. What volume of water remain in the vessel? देखिए सिलेंड्रिकल का वेसल वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर या फिर आप एच को 2r लिख दो ना, एच को 2r लिख दो और आर तो आर है ही, तो पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम of the cylindrical volume of the cylindrical vessel, right. It is completely filled with water, completely filled with water. A heavy sphere of maximum possible volume क्या हो सकता है, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस के बराबर ही होगा यानी कि उसी के बराबर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब ये है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, क्या बोल, तो अगर स्फीयर इसमें जा रहा है तो स्फीयर जब हमने उसको सिलेंड्रिकल में डाला है ना, स्फीयर को जब हमने सिलेंड्रिकल वेसल में डाला तो कुछ पानी रेज होगा, कुछ हाइट उसकी रेज हो जाएगी है ना, वो कैसे डिनोट करेंगे, वो हो जाएगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच डैश, एच डैश जो है वो उतना पानी रेज होगा, तो एच डैश की बात मैं यहाँ करूँ तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर, तो 4/3 आर जो है वो रेस कर जाएगा, उतना पानी वो रेस कर जाएगा। सिलेंड्रिकल के टर्म्स में इतना पानी रेस किया, राइट, इतना पानी सिलेंडर में रेस किया तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 4/3 आर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, इतना पानी ओवरफ्लो हो गया, या फिर आप बोल दीजिए कि पानी रेज हो गया, राइट है ना, इतना पानी रेज हो गया। v की वैल्यू है 2 पाई आर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ v, 2/3 टाइम्स ऑफ v, ये पूरा v था, ये 2/3 टाइम्स ऑफ v है, जितना पानी ओवरफ्लो हो गया या फिर जितना रेज हो गया, तो फिर वेसल में कितना पानी बचा, टोटल वॉल्यूम जो पहले था ओरिजिनल वॉल्यूम v माइनस कितना ओवरफ्लो कर गया उतना वॉल्यूम बचा, दैट इज इक्वल टू v/3, राइट। 3 पैरेलल लाइंस XYZ आर कट बाय 2 ट्रांसवर्सल्स M एंड N, है ना, ये पैरेलल लाइंस है और ये ऐसे ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, ट्रांसवर्सल M कट्स द लाइन X Y Z, ये ट्रांसवर्सल M है, P Q R पे काट रही है, एंड द ट्रांसवर्सल N, ये वाले ट्रांसवर्सल कट्स द लाइंस XYZ एट L M एंड N रिस्पेक्टिवली, राइट। अब क्या बोल रहा है, इफ PQ इज इक्वल टू 3 and QR is equal to 9, MN is equal to 10.5, then what is the value of LM? हम सभी को पता है कि ये इक्वल रेशियो में सब डिवाइड होता है ना, अगर ट्रांसवर्सर किसी पैरेलल लाइन को काट रहा है तो उसके रेशियो होते हैं, दैट इज PQ अपॉन QR, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इज इक्वल टू LM अपॉन MN, PQ अपॉन QR 1/3 है, LM की वैल्यू चाहिए और ये 10.5 है, तो LM की वैल्यू हो जाएगी कितनी 105/30, सो हो जाएगा 1035, तो 3.5 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। The area of a sector of a circle of radius 4 centimeter is 25.6. What is the radial measure of the arc of a sector? देखिए ये पूछा बोल रहा है कि एक सेक्टर है मेरे पास जिसका एरिया हमको दे रखा है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका थीटा, ये होता है आपका रेडियस, थीटा किस में होता है, रेडियंस में, और हमसे वही थीटा पूछ रहा है, रेडियन मेजर ऑफ द आर्क, ठीक है, वही हम थीटा हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 25.6 यानी कि 256/10, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 यानी कि 16, तो 16 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, तो थीटा रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 832/10, दैट इज 32/10 विच इज इक्वल टू 3.2, राइट। यही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियंस। अब आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, Which of the following is correct in respect of a right angle triangle? Option number B. Its orthocenter always option number C. That is its orthocenter lies on the triangle. जो इसका orthocenter होता है वो हमेशा ट्राइंगल पे लाई करता है, यहाँ पे यहाँ पे लाई करेगा राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर। अगर ऑब्ट्यूस एंगल, ये वाला जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो किसके लिए वैलिड है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए, और ये वाला किसके लिए वैलिड है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, लेट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल BAC ऑफ अ ट्राइंगल ABC
का जो बाइसेक्टर है वो BC लाइन पे एक्स पे मीट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए जब भी एंगुलर बाइसेक्टर होता है ना, किसी भी दो पेयर ऑफ लाइन के पीछे एंगल बाइसेक्टर होता है, तो हमको ये बात पता है कि यहाँ से जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कहीं पे भी, तो हमेशा इक्वल होता है, यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे। तो जब BX की बात करेंगे तो BX विल बी इक्वल टू XC, BX विल बी इक्वल टू XC, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, BC को क्या लिख सकता हूँ, BX प्लस XC इज ग्रेटर देन AC, है ना। AB BX को मैं 2 टाइम्स इसको 2BX लिख 2BX इज ग्रेटर देन AC, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, AB प्लस AC, है ना, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, है ना। तो AB, अब दोनों तरफ AC सेपरेट कर देंगे तो इज विल बी ग्रेटर देन BC माइनस AC, ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स AB इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BX माइनस AC, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि BX में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली AB जो होगा वो BX से तो बड़ा ही होगा, है ना। AB जो है BX से तो बड़ा ही होगा, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे भी लॉजिक है, AB एक साइड है आपका और BC ऑपोजिट साइड का जो है वहाँ पे वो आधा है ना। BX जो है वो BC का आधा है, बल्कि BX जो है वो BC का आधा है, तो ऑब्वियसली AB को BX से बड़ा होना पड़ेगा। BX को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC बाई 2, BX को मैं लिख सकता हूँ BC बाई 2, तो ट्वाइस ऑफ AB इज ग्रेटर देन BC, ये भी सही है, या फिर AB इज ग्रेटर देन BC बाई 2, ये भी सही है ना। लेकिन AB कभी भी उससे कम नहीं होगा, AB अगर इससे ही कम हो जाएगा तो फिर इसका वो क्या रह जाएगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन में log टू द बेस 10 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा, सब कुछ एक साथ आ जाएगा। tan cot sin कोसेक cos sec सब कुछ कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो log 1 टू द बेस 10 कितना आ जाएगा, 0। कितना आसान सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट वाले पे आता है, इफ cos स्क्वायर x प्लस cos x इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप ध्यान से देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ए प्लस बी प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 4x का होल क्यूब, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस 3AB ए प्लस बी। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस 3 साइन x की पावर 10 प्लस 3 साइन x की पावर 8, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। यहां से मैं cos स्क्वायर x को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos x इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos x की वैल्यू या साइन स्क्वायर x की वैल्यू cos x के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ साइन स्क्वायर x की जगह मैं रख देता हूँ cos x इंटू 1 प्लस cos x, इसका होल क्यूब जो है आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा क्या, cos x, तो 1 प्लस cos x आ गया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है 1, और हमको क्या वैल्यू चाहिए, cos x इंटू 1 प्लस cos x की वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो दैट इज 1 क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 1। फाइनली जो आंसर हमारा आ गया वो आ गया 1, ठीक है। इफ थीटा इज बिटवीन 0 और 90 एंड साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है ना, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, एक्स की वैल्यू cot थीटा है, ये थीटा है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, cot थीटा क्या हो जाएगा 4/3, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू 4/3 हो जाएगा 4, 9 इंटू ये आपका हो जाएगा कितना 4 स्क्वायर विच इज 16, ये आपका हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5, ये बेसिकली आपका एडिशन होगा। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये लग गया किसका फॉर्मूला, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ए
r टू द पावर n -1 अपॉन r -1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 4/3 इंटू 4 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 4 × 4 16, 4 64, 256 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 2 2 2 1024, तो ये कितना हो जाएगा 1023, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 341, तो 1 + 1364, तो कितना हो जाएगा 1365 एज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू पिलर्स ऑफ हाइट h एंड 2h फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ टू पिलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, एक पिलर की हाइट h है, दूसरे पिलर की हाइट 2h है, यानी कि इसका डबल, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ द टू पिलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कहने का ये मतलब है कि इसका जो टॉप ऑफ एंगल है और जो इसका टॉप ऑफ एंगल है एलिवेशन, अगर ये थीटा है और तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फीट ऑफ द पिलर्स फ्रॉम पॉइंट P आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, यानी कि x डिस्टेंस पे या y डिस्टेंस पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए tan थीटा कितना हो जाएगा h/x, tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा कितना हो जाएगा 2h/y, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 2h² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, xy के बराबर। आ गया हमारा आंसर 2h² = xy, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। sin 19/cos 71 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, cos 73/sin 17 1 हो जाएगा। सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है, बस यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा = cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा = sin थीटा की बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। The perimeter of a triangle is 22 centimeter. Through each vertex of the triangle, a straight line. एक ट्राइंगल है मेरे पास जिसका पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर। थ्रू ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द ऑपोजिट साइड इज ड्रॉन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। यानी कि एक ऐसे गया, ऐसे गया और ये ऐसे गया, ये ठीक है। हमको बताना है कि ये जो बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल ऐसे बना है, इसका पेरीमीटर क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में। इसका हमको 22 दे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये और ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है ना। अगर मैं बात करूं A B C D E और F, मैं बात करूं D B C A की, है ना, D B C A की बात करूं तो एक पैरेललोग्राम है जिसका फिर ये दोनों साइड आपके इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये दोनों साइड भी आपके इक्वल हो जाते हैं। सपोज हम ये करते हैं कि इस साइड को मैं मान लेता हूँ, जो ए बी साइड है उसको मैं ए मान लेता हूँ, है ना। ये वाली जो साइड है आपकी ए, है ना, बी सी को बी मान लेता हूँ और ए सी को सी मान लेता हूँ, ठीक है। हमको पता है ये जो ए बी ई सी वाला जो पैरेललोग्राम बन रहा है आपका, तो ये भी साइड आपका ए हो जाएगा, है ना, और ये वाली साइड आपकी सी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बात करूँ, इस वाले पैरेललोग्राम की, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। सिमिलरली मैं यदि इस वाले पैरेललोग्राम की बात करूँ, है ना, ये पैरेललोग्राम है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बी। तो आप देख सकते हो बी, इसका जो पेरीमीटर है, जो बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर है, कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, दैट इज 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जो ओरिजिनल वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर विच इज 22 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 × 22 विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे, क्या बोल रहे हैं हमसे, द साइड्स ए डी बी सी ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है हमारे पास, है ना, साइड्स ए डी एंड बी सी ऑफ द ट्रेपीजियम आर पैरेलल ए बी सी डी। अब यहाँ पे बोल रहा है ए डी और बी सी पैरेलल है। कहने का ये मतलब है कि मतलब कुछ ऐसा हमारे पास कोई फिगर बन रहा है ना, मतलब कुछ ऐसा ही कुछ फिगर बनेगा,
ADBC, ठीक है। AD इज पैरेलल टू BC, है ना, कुछ ऐसा ट्रेपीजियम बन रहा है, देख लीजिएगा। AB आर पैरेलल एंड द डायगोनल्स AC and BD meet at O. If the area of the triangle AOB, area of the triangle AOB is 3 centimeter square and the area of the triangle BDC, area of the triangle BDC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा मतलब BDC ये जो पूरा है इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOD? देखिए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD सिमिलर है, सभी को पता है ना, सभी को पता है। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और लगा सकते हैं क्या, ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम बेस, है ना, याद रखिएगा, ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम बेस एंड द सेम हाइट, ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम बेस एंड द सेम हाइट आर इक्वल इन एरिया। कहने का मतलब है यदि मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं या ट्रायंगल BDC की बात करूं, दोनों का एरिया सेम आएगा। कैसे? क्योंकि ABC का यदि मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखूं तो उसका हाफ बेस हाइट वही रहेगा AB। सिमिलरली BDC का भी हाइट आप वही देख सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AB वही रहेगा। तो दोनों का दोनों इक्वल एरिया हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल ABC का एरिया है ना, ट्रायंगल ABC का एरिया भी टोटल 8 कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। ट्रायंगल AOB का 3 है, तो बचे हुए जो ट्रायंगल BCO है उसका एरिया 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब इसका एरिया 5 है और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये एक मिनट, तो देखिए ट्रायंगल ABC का एरिया 8 आ जाएगा, तो ट्रायंगल BCO का एरिया 5 आ जाएगा। अब इस वाले का एरिया कितना था, 8, अब ये 5 आ गया तो इसका एरिया 3 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा तो ये भी 3 आ गया, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, बस सिमेट्रिसिटी। तो ट्रायंगल AOD का एरिया कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 3 5 3 5 ऐसे। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अ लाइन सेगमेंट AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O हैविंग रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, है ना। देखिएगा, तो सेंटर एट O, ये डायमीटर AB है, ठीक है, हैविंग रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, तो ये पूरा जो है कितना हो जाएगा 13। पॉइंट P इज ऑन द प्लेन ऑफ द सर्कल सच दैट AP इज इक्वल्स टू X, प्लेन ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कल पे है पॉइंट P, है ना, इज सच दैट AP इज इक्वल्स टू X एंड BP इज इक्वल्स टू Y। तो ये आपको पता है कि जब भी डायमीटर से किसी भी पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सभी को पता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पॉइंट P डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। याद रखिएगा ये 13 है, अगर x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये 12 प्लस 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये तो लाई करेगा। अब इसको देख लेते हैं, 5 और 12 ये भी लाई कर सकता है। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 13, ये भी लाई कर सकता है, 0 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो ये और ये तीनों पॉइंट तो लाई करेंगे, लेकिन x इक्वल टू 6.5 और y इक्वल टू 6.5 ये लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। The perimeter of two similar triangles ABC and PQ are 75 and 50 centimeter respectively. With the length of one side of the triangle PQR, then what is the length of the corresponding side? हमको पता है कि side 1 upon side 2 is equals to peri 1 upon peri 2, ठीक है। तो पेरी 1 कितना है 75, पेरी 2 कितना है 50, PQR का 20 दे रखा है, तो ABC का हमको निकालना है, तो यहाँ पे ABC की साइड रख लेते हैं और PQ हमको दिया हुआ है कितना 20, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 विच इज 30। तो ABC की जो साइड है, ABC की जो साइड है कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, राइट। ये याद रखिएगा कि जो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। लेट PQRS बी अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स PR and QS में इंटरसेक्ट एट O। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है PQRS, ठीक है। They intersect at O, diagonals PR and QS, they intersect at O if triangle QRS, triangle
क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग अ साइड ऑफ लेंथ 10, यानी कि ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसका ये 10 हो जाएगा, इसका ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो देखिए, तो एक तरह से रोम्बस बन गया, है ना, आपका ये एक तरह से रोम्बस बन गया। अब हमको पी आर लेंथ की डायगोनल पूछ रहा है ना। हमको पता है एस क्यू की लेंथ हमको दे रखी है 10, है ना, मतलब एक डायगोनल की लेंथ 10 दे रखी है, और रोम्बस में हमको पता है, रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओ एस की वैल्यू 5 और ओ क्यू की वैल्यू 5, और ये दोनों परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अब मुझे पी आर की लेंथ निकालनी है, तो पी आर की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले मैं ओ पी निकाल देता हूँ, उसका डबल कर दूंगा। ओ पी निकालने के लिए मैं इस वाले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, तो 100 माइनस 25 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 75, यानी कि 5√3। तो ओपी की जो लेंथ आ गई मेरे पास, वो आ गई कितनी, 5√3, और पी आर की जो लेंथ आ गई वो उसकी डबल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10√3। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड, इफ वी इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, वी जो होता है वो एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, सॉरी, हाँ, एरिया जो है हमारा एक फेस का दिया है x, यानी कि एल बी की वैल्यू x है, और y का एक दिया, यानी कि बी एच की वैल्यू y है, और एक का z है, यानी कि एल एच की वैल्यू z है। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एल बी एच का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आता है। If the length of the median of an equilateral triangle is L, then what is the area? मीडियन की लेंथ क्या होती है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ साइड अगर ए है तो उसकी क्या होती है, √3 है बाई 2, ये होती है L। तो एक साइड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L/√3, है ना। तो ये हमारे पास साइड लेंथ आ गई, तो एरिया कितना हो जाता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू 4L²/3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3/3L², यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अ पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक सेक्टर है, ठीक है, ये ऐसे सेक्टर बना, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग एन एंगल 150 डिग्री। If it is bent in the form of a circle, then what will be its radius? देखिए, हमको निकालना है इसका सरकमफ्रेंस, यानी कि एस निकालना है हमको। पहले हम अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस निकाल लूँ तो वो मतलब अगर मैं इसकी आर्क लेंथ निकाल लूँ एस, तो एस प्लस 40 जो आपका हो जाएगा एस प्लस 20 प्लस 20 वो आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2πr, है ना। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा किस में, रेडियंस में, तो एस की वैल्यू हमको चाहिए, आर की वैल्यू हमको दे रखा है ऑलरेडी 20, थीटा कितना हो जाएगा 150 इंटू π/80, ठीक है, 180 हो जाएगा 9, है ना, 3 3 9, 50, तो फिर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 50 इंटू 22/21 प्लस 40, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 0 840/21, तो हो जाएगा 049, 1940/21 इज इक्वल टू 44/7 इंटू आर, यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये 2 से जाएगा, 222, 2 970, 11 485, तो 485/33 जो है आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो फर्दर किसी से कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो आर की तो वैल्यू यही आएगी, इनमें से कोई भी वैल्यू आ नहीं रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। सपोज पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, triangle ABC, PQR are the midpoints of the sides of a triangle of area this. If a triangle ABC is drawn by
सॉरी ट्राइंगल कुछ और ले लेते हैं, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। अब पूछा है हमसे कि पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। इफ अ ट्राइंगल एबीसी is drawn by joining the midpoints of sides of triangle PQR, यानी कि PQR जो ट्राइंगल है उसमें से ट्राइंगल PQR के मिड पॉइंट से फर्दर बनाया गया है ना, ट्राइंगल PQR के फर्दर मिड पॉइंट से हमने एक और ट्राइंगल बनाया है जो कि ऐसे ऐसे निकल रहा है, ABC है ना, ऐसे, यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल और उस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल और सबके सब मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, एबीसी। अब देखिए हमको पता है जो ट्राइंगल PQR का एरिया होता है वो 1/4 होता है किसका, ट्राइंगल XYZ का। तो ट्राइंगल PQR का एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 128, दैट इज इक्वल टू 32। अब ट्राइंगल PQR का एरिया 32 आ गया, तो ट्राइंगल ABC का एरिया भी तो वही हो जाएगा क्योंकि उसके मिड पॉइंट से जोड़े गए हैं सारे। तो ट्राइंगल ABC का एरिया 1/4 हो जाएगा किसका, ट्राइंगल PQR का, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 32, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, let two lines P and Q be parallel, consider 2 points B and C on the line P, B and C on the line P and 2 points D and E on the line Q. The line through B and E intersects the line through C and D at A. And in between the two lines P and Q, if AC is to AD, अब ध्यान से देखिएगा ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ए सिमिलैरिटी से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है ना, ए सिमिलैरिटी से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। अब हमसे कह रहा है AC is to AD, AC is to AD का दे रखा है ना, AC अपॉन AD का दे रखा है 4/9, ठीक है। हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। हमको पता है कि AC अपॉन AD का होल स्क्वायर कर देंगे तो उनके एरिया, उनके ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा, है ना, ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, है ना। तो AC अपॉन AD का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/9 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16/81। An equilateral triangle and a square are constructed using metallic wires of equal length. What is the ratio? देखिए अगर मेटालिक लेंथ की वायर L है सपोज, है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर हम सपोज A मान लेते हैं तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 है, 3A की वैल्यू L है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/3। सिमिलरली स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का साइड यदि हम S मान लें तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4S, और उसी पेरीमीटर की वायर है तो L, S इज इक्वल टू L/4। इसका एरिया कितना होता है √3/4 A स्क्वायर कितना हो जाएगा L²/9। इसका एरिया कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू L²/16, ठीक है। तो मुझे 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है, √3/4 L²/9 इंटू 16/L², L² से L² कैंसिल, 4 से A कैंसिल, तो 4√3/9, 4√3:9 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, क्या बोल रहा है, all the 4 sides of a parallelogram are of equal length, the diagonals are in the ratio this, if the sum of the length of the diagonal is 12 then what is the area of the parallelogram। अगर 4 sides of a parallelogram और इक्वल हो जाती तो वो रोम्बस का केस होता है, ठीक है। पहली बात, डायगोनल्स का रेशियो कितना है, x + 2x की वैल्यू 12 है, तो 3x की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 4 है, यानी कि डायगोनल्स क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 8। एक डायगोनल की लेंथ 4 है, दूसरे डायगोनल की लेंथ 8 है। हमसे कह रहा है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालो, तो सिंपल है, कैसे, हमको पता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स दैट इज इक्वल टू 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 16। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं भी पता थी तब भी कोई बात नहीं, आपको पता था कि इसकी लेंथ 4 है तो ये 2 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी, आपको पता था इसकी लेंथ 8 है तो ये 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 4,
4, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया 4 है, तो इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B, इफ AB इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 10, ABC ये 5 है, ये 10 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स B ऑन द साइड। अब देखिए ये AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 100 प्लस 125 यानी कि रूट 25 यानी कि 5 रूट 5। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एरिया इक्वेट कर देना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 रूट 5 इंटू हाइट कितना है P। ठीक है, तो अब इक्वेट कर देते हैं, हाँ यहाँ से गया तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू P। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ रही है 2 रूट 5। हमें बस एरिया इक्वेट करना है, चाहे तो आप बेस को यहाँ ले लो, हाइट को ये ले लो, नहीं तो आप बेस को ये ले लो, हाइट को ये ले लो, बात एक ही हो जाएगी। 2 सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। V1 की वैल्यू V2 के बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइट्स का रेशियो 2:3 है, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर और H1 अपॉन H2 2/3 है, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर की वैल्यू 3/2 है, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे तो उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, R1 अपॉन R2 का, तो √3:√2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड। अगर ओरिजिनल लेंथ L थी, ओरिजिनल ब्रेड्थ B थी, तो ओरिजिनल एरिया क्या था LB। अब L जो है 20% इंक्रीज हो गया, यानी कि L + L/5 दैट इज इक्वल टू 6L/5। ये हो गई आपकी न्यू लेंथ L डैश। B डैश कितनी हो जाएगी, B + B/10 11B/10। ठीक है, तो L डैश इंटू B डैश कितना हो जाएगा, 6L/5 इंटू 11B/10 कितना हो जाएगा 66LB अपॉन 50, हाँ ना, यानी कि 25 और 33 LB अपॉन 25 नया एरिया आया माइनस पुराना एरिया था अपॉन पुराना एरिया इंटू 100, 33 माइनस 25 विल बी 8, LB से LB कैंसिल, 25 इंटू 100, 25 4 32%। तो 32% है जो एरिया में इंक्रीज हुआ है। सेम फॉर्मूला परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया है, दैट इज न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2019 का जो सेकंड पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। आई होप कि आपको सबके सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। इसी वाले पोर्शन में हमने देखा कि ज्योमेट्री के कई सारे सवाल आए थे, हमने उसको कैसे हैंडल किया, कैसे हमको अप्रोच लगाना है। अप्रोच सबसे बेटर होता है, अगर आपको अप्रोच किसी चीज़ की पता है तो आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें ज्योमेट्री के अच्छे खासे सवाल है, इसमें आपके और क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे सेट्स के भी अच्छे सवाल आए, प्रॉफिट लॉस के, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इक्वेशंस के, मंथली इनकम वाले सवाल है ना। तो आप इस पैटर्न को पहचानिए, एक बार आप पैटर्न को पहचान गए, एनालिसिस कर लिए क्वेश्चंस का और थोड़ी सी ट्रिक पता हो गई तो तुरंत के तुरंत बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। हमारा मैक्सिमम गोल आपका क्या होना चाहिए, ट्राई टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, 2 बार से ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है ना, और अपने क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा करने हैं विद इन द गिवन टाइम। ठीक है, तो इसी के साथ चलता हूँ, थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।